हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का जो छठा चैप्टर है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वीडियो के द्वारा आपके लिए जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया गया है वो कितना अच्छा साबित हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास, इसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। यानी आप लोगों को इसका आंसर लिखना है कि दहन के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जरूरी होती हैं। और परिस्थितियां बोलो चाहे आवश्यकता बोलो, एक ही बात है। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दहन के लिए 3 आवश्यकताएं होती है जिनके बारे में आपको मैंने चैप्टर में बताया था। तीनों आवश्यकताओं में से जो आवश्यकताएं हैं, एक तो ईंधन है, दूसरा वायु है और तीसरा ऊष्मा है। देखिए, दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी O2 जो है, इसकी मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपूर्ति इसकी होनी चाहिए। जब तक O2 की यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, किसी भी वस्तु का दहन आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन से ही दहन हो जाएगा। नहीं, दहन के लिए ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए और ऊष्मा भी चाहिए। तीनों ही परिस्थितियां होना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों परिस्थितियों की उपस्थिति में ईंधन, वायु और ऊष्मा तीनों की उपस्थिति में ही किसी वस्तु का दहन हो सकेगा। सेकंड प्रश्न आता है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला इसका क है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का होता है, क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। तो इस प्रदूषण को हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये सही हो जाएगा कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। इसके बाद में देखते हैं इसी का ख प्रश्न कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। रिक्त स्थान में क्या भरना है कि जो घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है उसका नाम लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं एलपीजी, तो आप लोग यहाँ पर एलपीजी भर सकते हैं और द्रव ईंधन जो है एलपीजी ही होता है। तो अब ये सही बन जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। चलिए बात करते हैं इसका ग प्रश्न है कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके तक गर्म करना आवश्यक है। किस तक गर्म करना आवश्यक है? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ से इस ज्वलन ताप को हम यहाँ लिख देंगे। यानी ये अब बन जाएगा कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। अब यहाँ ये समझिए कि ये ज्वलन ताप है क्या।
ज्वलन ताप के बारे में आप लोगों को मैंने बताया होगा कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु या ईंधन जलना प्रारंभ हो जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु को हमें जलाना है, तो उस वस्तु का जो ज्वलन ताप है उसको अधिक ज्वलन ताप से अधिक ताप पर उसको गर्म करना होगा। जब तक इस वस्तु के ज्वलन ताप तक वस्तु का तापमान बढ़ाया नहीं जाएगा वह जलना प्रारंभ नहीं होती है। तो जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसी का घ है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मान लो कहीं पे तेल द्वारा आग लग गई या तेल में ही आग लग गई, तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? पानी द्वारा। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रश्न देखिए उल्टा लिखा हुआ है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते? तो पानी के द्वारा इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके नियंत्रण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब यहां समझिए कि तेल में अगर आग लगी है तो उसको हम पानी द्वारा नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए ये कोई पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है या कोई भी तेलीय पदार्थ है। अब इसमें आग लगती है, ये आग लग गई मान लो, इसमें आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे? पानी का उपयोग नहीं करेंगे, CO2 का उपयोग करेंगे। इस CO2 का उपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जैसे इस पात्र में क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है, पेट्रोल डीजल या कोई भी तेलीय पदार्थ भरा हुआ है। अब इसमें अगर आग लगती है तो आग लगने पर ज्वाला उत्पन्न करेगा और उसके नियंत्रण के लिए हम पानी से नियंत्रण इसका नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम इस पर पानी डालेंगे पानी नीचे चला जाएगा। अब पानी नीचे आ जाएगा तो पेट्रोल या तेल जो है वो तो ऊपर आ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो आग और तेल का और वायु का इनका तीनों का संपर्क यहाँ से रहेगा तो ये आसानी से जलता रहेगा। तो इसलिए पानी से हम नहीं बुझा सकते, क्योंकि जैसे ही हम पानी डालेंगे इसके ऊपर पानी तो नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। अब तेल ऊपर आ गया, ऊपर ही आग लगती रहेगी, ऊपर से उसको O2 वायु से ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ये जलता रहेगा। अब ऐसा नहीं करें तो हम किसका उपयोग करें भाई? हम उपयोग करेंगे CO2 का। मान लीजिए ये पात्र है और इस पात्र में तेल भरा हुआ है तेल भरा हुआ है, इसमें आग लग गई, आग लगेगी तो हम इस पर क्या डालेंगे भाई? CO2 डालेंगे। अब CO2 डालते हैं तो CO2 डालने का कारण क्या है? देखो CO2 जो होती है पेट्रोल से तेल से हल्की होती है। अब जैसे ही हम CO2 डालेंगे CO2 क्या करेगी? इसके ऊपर ऐसे एक परत बना लेगी। अब परत बनाएगी, मोटी दीवार सी बन जाएगी परत। ये परत बन जाएगी तो इसका किससे संपर्क टूट जाएगा? ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा। अब ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा तो ये जलेगा नहीं, आग बुझ जाएगी। इसलिए हम जो ये तेल है, तेल द्वारा उत्पन्न आग है, इस तेल द्वारा उत्पन्न आग को हम पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? CO2 के द्वारा नियंत्रित करते हैं। आपको यह भी पता चल गया कि पानी से क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते, CO2 से क्यों नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। हमें यह समझाना है कि जो मोटर वाहन है, यातायात के साधन है,
इन मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। शहरों का जो प्रदूषण है वो कम कैसे हुआ है, हमें ये समझाना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। देखिए सीएनजी की वाहनों में जो पेट्रोल डीजल उपयोग में लिया जाता है उससे अगर अपन तुलना करें तो पेट्रोल डीजल या और कोई पेट्रोलियम पदार्थ हम वाहनों में उपयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जबकि सीएनजी या एलपीजी का उपयोग अगर अपन कर रहे हैं, सामान्यतः सीएनजी का उपयोग किया जाता है, तो सीएनजी का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो ये कम प्रदूषणकारी होती है, प्रदूषण कम करती है। कैसे कम करती है देखिए, जैसा कि यहाँ पहले आप देख चुके हैं। देखिए कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल का स्थान अब किसने ले लिया है, सीएनजी ने ले लिया है। सीएनजी ले रही है, क्यों ले रही है, क्योंकि सीएनजी जो होती है ना सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होती है उनका उत्पादन कम करती है। सल्फर का और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हो गए। तो सीएनजी जो है सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं उनका उत्पादन कम करती है, अल्प मात्रा में उत्पादन करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन के कण छोड़ता है। पेट्रोल का जब दहन होता है, यहाँ पेट्रोल आप देख रहे हैं, इसका दहन जब होगा तो बिना जले कार्बन के कण ऐसे कार्बन के कण प्राप्त होंगे जो बिना जले प्राप्त होते हैं, और ये बिना जले कार्बन के कण क्या करते हैं, दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं और इनसे मनुष्य के शरीर में श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती है। जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती है, सीएनजी में इस प्रकार के कोई भी कण नहीं होते हैं, तो इसलिए सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन होता है। इस प्रकार मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से शहरों में जो प्रदूषण कम हुआ है उस कम प्रदूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि शहरों में प्रदूषण जो है वो सीएनजी के उपयोग से कैसे कम हुआ है। ठीक है, ऐसे कम हुआ है, हमने ये पढ़ लिया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आता है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी और लकड़ी जो है वो किस प्रकार एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में उपयोगी है, या लकड़ी और एलपीजी की तुलना हम करेंगे तो ईंधन के रूप में देखेंगे कि एलपीजी बेस्ड है या लकड़ी बेस्ड है, किसका उपयोग आसानी से हो जाता है, किसका उपयोग आसानी से नहीं होता है, और दोनों की हम तुलना करेंगे कि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए इन दोनों में से एलपीजी और लकड़ी में से एलपीजी बेस्ड है या लकड़ी बेस्ड है, ये हमको देखना है। तो चलिए इसको दो भागों में डिवाइड करके, दो कॉलम बना करके हम एलपीजी और लकड़ी की तुलना करेंगे और हम जानेंगे कि ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करें ताकि हमें उसका नुकसान नहीं भुगतना पड़े। तो देखिए इधर दे रखा है एलपीजी, इधर दे रखा है लकड़ी। दोनों के
जो तुलनात्मक अध्ययन है जो दोनों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए एलपीजी का पहला कि इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। लकड़ी की बात करें तो इसका ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। भाई अब ये ऊष्मीय मान क्या होता है? एलपीजी का ऊष्मीय मान तो बहुत अधिक होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है और लकड़ी का ऊष्मीय मान बहुत कम होता है। ये तो हमें पता चल गया कि एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है और लकड़ी का ऊष्मीय मान कम होता है, लेकिन हमें ये भी तो पता चले कि ऊष्मीय मान होता क्या है। तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि ऊष्मीय मान क्या होता है। देखिए, ऐसा ईंधन जो अधिक तापमान प्रदान करे, अधिक ऊष्मा प्रदान करे। अब आप लोग इसे देखिए कि जो आसानी से जलेगा उसका मान, ऊष्मीय मान जो होगा वो अधिक होगा, तापमान उसी का अधिक होगा। अब जैसे एलपीजी को अपन जलाते हैं तो ये आसानी से जल जाती है, ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। तो इसके द्वारा पकाया गया जो सामग्री होगी वो आसानी से पक जाएगी। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होगा वो ऊष्मीय मान कम होगा, और ऊष्मीय मान कम होगा तो उससे ऊष्मा भी कम मात्रा में मिलेगी और धीरे धीरे मिलेगी। तो लकड़ी से जब अपन किसी भी पदार्थ को पकाएंगे तो वह आसानी से नहीं पक पाएगा। इस प्रकार ये जो इनका पहला तुलना है या पहला अंतर है वो हो जाता है कंप्लीट कि एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है। ऊंचा का मतलब अधिक हो गया, और लकड़ी का ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। इसलिए देखें अगर हम तो एलपीजी बेस्ट है लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकंड बिंदु। देखिए सेकंड बिंदु क्या कहता है कि एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। इधर लकड़ी में देखिए, लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। अब समझिए इसको कि ये तो हम देख लेंगे कि एलपीजी का ज्वलनांक क्या होता है, कम होता है, और लकड़ी का जो ज्वलनांक होता है अधिक होता है। इसलिए एलपीजी को अपन जलाएंगे तो अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होगी, यानी कम एनर्जी में ही हम इसको आसानी से जला लेंगे, जबकि लकड़ी को जलाने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब इसको समझो कि ज्वलनांक क्या है, यहाँ पे ज्वलनांक, यहाँ पे ज्वलनांक, इसका कम है इसका अधिक है। कैसे है ये समझना है। देखिए जो ये ज्वलनांक है यही क्या है, ज्वलन ताप है। अब ज्वलन ताप तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ज्वलन ताप होता क्या है। वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है उस वस्तु का ज्वलन ताप कहलाता है। अब देखिए एलपीजी को हम जलाते हैं तो इसका ज्वलन ताप कम होगा। आप ये खुद बता दोगे कि एलपीजी को हम आसानी से जला पाते हैं। लकड़ी को जलाएंगे तो उसके लिए हमें कागज या कुछ ऐसा घास फूस लेना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आग पकड़े। तो कहने का मतलब यह है कि एलपीजी आसानी से आग पकड़ लेती है, जबकि लकड़ी आसानी से आग नहीं पकड़ती है। इसका कारण भी यही है कि एलपीजी का ज्वलनांक यानी ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, और लकड़ी के ज्वलन ताप की ज्वलनांक की बात करें तो इसका बहुत अधिक होता है। तो एलपीजी को जलाने में, इससे ज्वाला उत्पन्न करने में या इसको जलाने में आसानी रहती है, और लकड़ी को जलाने में आसानी नहीं, बड़ी परेशानी होती है, अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। इसलिए एलपीजी ईंधन के रूप में बेस्ट है लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, तीसरा बिंदु देखते हैं। देखिए एलपीजी का देख रहे हैं तीसरा बिंदु। तो एलपीजी का तीसरा बिंदु है कि यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। भाई जब एलपीजी को हम जलाते हैं तो ये क्या करती है, धुआं उत्पन्न नहीं करती है, और धुआं उत्पन्न नहीं करेगी, बिना धुआं के जलेगी तो प्रदूषण नहीं होगा। लकड़ी की बात करें तो ये धुआं के साथ जलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। भाई धुआं उत्पन्न करेगी, धुआं कहाँ जाएगा, धुआं वायु में जाएगा, और वायु में मिलकर क्या करेगा, ये वायु प्रदूषण करेगा। तो
एलपीजी और लकड़ी की अगर अपन धुआं को बिंदु लेकर अगर देखें, इसकी तुलना करें, तो एलपीजी में तो धुआं उत्पन्न होती ही नहीं है, तो प्रदूषण होगा ही नहीं। लकड़ी में धुआं उत्पन्न होती है तो प्रदूषण होगा। अब कौन सा प्रदूषण होगा? अरे भाई, धुआं जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वायु में जाएगा, और वायु में जाएगा तो कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा। इस प्रकार एलपीजी वायु प्रदूषण नहीं करती है, प्रदूषण नहीं होता है, जबकि लकड़ी वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषण होता है लकड़ी की वजह से। देखिए अगला गुण इनका देखते हैं दोनों का। देखिए इधर एलपीजी के दिए हुए हैं, तो एलपीजी का चौथा कैरेक्टर जो है वो ये है कि इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, और लकड़ी के जलने पर CO2 तथा कम वायु में CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। भाई जब एलपीजी का दहन होता है तो एलपीजी के दहन से कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, तो ये मानव शरीर के लिए या जीवों के लिए भी हानिकारक नहीं है। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जब जलती है तो लकड़ी जलने पर क्या उत्पन्न होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, कम वायु में अगर लकड़ी जलती है तो CO उत्पन्न होती है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और ध्यान दीजिए CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये तो CO2 से भी खतरनाक है। CO2 कम विषैली है, CO2 से कम नुकसान होता है, लेकिन CO तो बहुत खतरनाक होती है। क्यों होती है? आप लोगों को पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जब श्वास के थ्रू अंदर जाती है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ये सीधा हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वायु का जो प्रवाह होता है, वायु का जो संचरण होता है, उसको प्रभावित करती है और वायु के संचरण को कम कर देती है और धीरे धीरे बंद कर देती है। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इस CO के संपर्क में अधिक समय तक रह जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसमें कोई दोराया नहीं है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चलिए इसका अगला गुण देखते हैं, इनकी तुलना करके हम देखेंगे। तो देखिए पांचवा जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। किसको? एलपीजी को। एलपीजी को हम आसानी से भंडारित कर सकते हैं, और जबकि लकड़ी जो होती है ठोस और भारी होती है, इसलिए हम इसे भंडारित नहीं कर सकते, इसका भंडारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एलपीजी जो होती है कैसी होती है? द्रवित रूप में होती है, तो इसको हम आसानी से भंडारित कर सकते हैं, किसी भी पात्र में उसके अनुरूप ढाल सकते हैं, आकार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन लकड़ी जो होती है कैसी होती है? ठोस होती है और भारी होती है, इसलिए इसको उसके अनुरूप आकार में नहीं ढाल सकते। ठीक है, चलिए अगला कैरेक्टर हम देखते हैं, इनका अगला गुण देख रहे हैं। देखिए छठा, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। किसको जलाने पर? एलपीजी को जलाने पर अवशेष नहीं बचता है, और इसको लकड़ी को जलाएंगे तो जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं बनता और यहाँ पर क्या होती है? राख बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है और हम ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की जो तुलना है वो भी कर लेते हैं। और
इतनी तुलना करने के बाद में अगर हम विश्लेषण करें और खुद ये देखें कि एलपीजी बेस्ड है या लकड़ी बेस्ड है, या इन दोनों में से हमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग करना चाहिए, तो हम आसानी से ये समझ पाते हैं कि एलपीजी का उपयोग करना चाहिए, लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार एलपीजी और लकड़ी की तुलना करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ईंधन के रूप में किसका उपयोग करना बेहतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां प्रश्न है कारण बताइए। 5वें प्रश्न में हमें कारण बताने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 5वें का क, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, यानी विद्युत उपकरणों में आग लगने पर हम जल का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण जानना है। देखिए, विद्युत उपकरणों से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, और जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाता है, नग्न लाइट का जो तार होगा उस पर गिराया जाएगा, तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए विद्युत उपकरणों से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कैसे हैं, देखते हैं इसका आंसर कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन कैसे है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, उसमें मान अधिक होता है, और ये लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण रहित ईंधन है। देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन क्यों है, क्योंकि इसका ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है। ज्वलनांक का मतलब ज्वलन ताप। लकड़ी की तुलना में एलपीजी का ज्वलन ताप कम है, इसलिए यह आसानी से आग पकड़ लेता है। दूसरी बात, ऊष्मीय मान इसका अधिक होता है, यानी ऊष्मा अधिक प्रदान करता है। और तीसरा इसका अच्छा गुण यह है कि ये लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित होता है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है। देखिए, इसी का तीसरा प्रश्न है हमारे पास गए कि कागज जो है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता, इसका कारण क्या है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए गए, हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है, तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। सामान्य स्थिति में अगर किसी कागज को अपन जलाते हैं, सामान्य स्थिति में अगर हम किसी कागज को जलाते हैं, अब इस कागज को जैसे हम जलाने की कोशिश करेंगे तो माचिस की तिल्ली जलाकर इसके पास ले जाते ही ये आग पकड़ लेगा और तेजी से जलने लगेगा, तेजी से ये जलने लगेगा। ठीक है, अब तेजी से जलने लगेगा तो दूसरा प्रयोग अगर हम इसी कागज के साथ करें, जैसे आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, जब इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, तो कि अगर हम मान लो एक कागज की कीप बना दें, कागज की क्या बना दें, कीप बना दें, और उस कागज की कीप को अगर हम जलाएं तो आसानी से जल जाती है। दूसरा प्रयोग आपने देखा होगा कि
ऐसी ही एक कागज की और कीप बना के हम क्या करते हैं, उसमें जल डाल लेते हैं। कागज की कीप बना के हमने उसमें क्या भर लिया, जल भर लिया। अब जल भरने के बाद में फिर इसको अगर अपन जलाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती है कि माचिस की तिल्ली या किसी भी स्रोत से हम इसको जलाना चाहेंगे तो ये कागज क्या करेगा, उस ऊष्मा को ग्रहण करके जल को दे देगा। तो पानी गर्म हो जाएगा लेकिन कागज जलेगा नहीं। इसी प्रकार इस डायग्राम में भी समझाया गया है। जो नीचे आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम में भी नीचे जो डिटेल लिखी हुई है उस डिटेल में भी ऐसे ही समझाया गया है कि देखिए कि हम जानते हैं एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। भाई मान लीजिए कि ये एल्यूमिनियम की क्या है, एक परत है और इसके चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है, कागज लिपटा हुआ है। यहाँ इससे कागज लिपटा हुआ है चारों तरफ। अब जैसे ही हम इसे, ये एल्यूमिनियम की कोई शीट है, यहाँ कागज इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको क्या प्रदान करेंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे या इसका तापमान हम बढ़ाएंगे तो इस तापमान को या ऊष्मा को जैसे ही कागज को मिलती है तो ये एल्यूमिनियम की शीट क्या होती है, धातु की सुचालक होती है, अच्छी चालक होती है। तो ये इसको क्या करती है, इसकी ऊष्मा को, कागज की ऊष्मा को खुद अवशोषित कर लेती है। अब कागज जो है इसका तापमान इसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, उससे कम रहता है, इसलिए कागज नहीं जलता है और ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। चिन्हित चित्र मतलब नामांकित चित्र हमें बनाना है। डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सबसे गर्म भाग ये ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, कम गर्म भाग ये बीच का जो एरिया होता है जहाँ पर जो मोमबत्ती की बात होती है, बत्ती होती है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है उससे ऊपर वाला भाग ये क्या होता है, कम गर्म होता है। उसके जस्ट नीचे आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, फिर उससे नीचे सबसे कम गर्म भाग होता है और फिर आ जाती है बिना जली मोमबत्ती की सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो, और ये आप लोगों को दिखाई दे रही है मोमबत्ती। तो ऐसे हम समझ सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला है, इसको इसके विभिन्न क्षेत्र हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र इसके हैं। तो सबसे गर्म देख लिया, पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र देख लिया, कम गर्म वाला भाग ये रहा, आंशिक दहन वाला ये रहा, सबसे गर्म भाग मोमबत्ती की बात के जस्ट ऊपर होता है, बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र काला होता है और ये होती है इसकी मोमबत्ती। तो इस प्रकार मोमबत्ती का चिन्हित चित्र आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न हमारे सामने आता है। सातवां प्रश्न है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसका मात्रक क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर है ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर मैं शॉर्ट में इसको लिखना चाहूँ तो किलो जूल प्रति किलोग्राम ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, किलो जूल प्रति किलोग्राम। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किलो जूल में किलोग्राम का भाग देने पर इसका मात्रक या ऊष्मीय मान को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम या किलो जूल बटे किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है,
समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आग को नियंत्रित कैसे करती है, उसका एक उदाहरण हमें यहाँ पर देना है। तो चलिए बिना देखिए, इसका आंसर होगा कि पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। देखिए क्या लिखा कि पेट्रोल विद्युत उपकरण जो होते हैं उन पर अगर आग लग जाती है तो हम किसका उपयोग कर रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, भारी होती है। और भारी होने के कारण जब ये भारी होगी तो ये CO2 जो होती है आग को किसकी तरह लपेट लेती है, कंबल की तरह, ऐसा आवरण बना लेती है, कंबल की तरह बन जाता है। और इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिससे आग क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। और CO2 का एक और लाभ है कि ये विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। ठीक है, सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है। अब जैसे ही ठंडी होगी तो वो कंबल के रूप में, कंबल की तरह फैल जाएगी। अतः ये न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक होती है। ठीक है, चारों तरफ फैल के ये घेरा बना लेती है और उसके ताप को तो कोई हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका आग का जो वायु से संपर्क होता है ऑक्सीजन से, उसको ये तोड़ देती है कंबल जैसी संरचना निर्मित करके। तो इसलिए CO2 द्वारा आग पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नवा प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है। क्या है नवे प्रश्न में, देखते हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है, क्यों? समझाना है हमें, क्यों लग जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक मतलब ज्वलन ताप तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलना शुरू कर देती है। देखिए होता क्या है कि हरी पत्तियां, मान लो कोई हरी पत्ती है, तो हरी पत्ती में जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी या अधिक होगी? हरी पत्ती में जल की मात्रा अधिक होगी। अब हरी पत्ती में जल अधिक है, जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ा रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो इस पत्ती से वो जल क्या करता है, इसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को अवशोषित करके ये जल किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। अब ये तो वाष्प में बदल के उड़ जाएगा, लेकिन इसका जो ज्वलन ताप है उस तक इस तापमान को बढ़ने ही नहीं देता है। सूखी पत्तियों में क्या होता है, जैसे ही हम इसको तापमान बढ़ाते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो इसमें पानी तो है नहीं, पानी नहीं है तो जल्दी ही ये इसका तापमान है जो इसका ज्वलन ताप जो होता है उस तक तापमान आसानी से पहुंच जाता है और ये जलना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और 10वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं, हमें कारण लिखना है। और आप लोगों को डिटेल में बताया होगा, मैंने जब पढ़ाया है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली जो वाले अद्वितीय क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का ये क्षेत्र कैसा होता है, सबसे गर्म होता है, यानी इसका जो तापमान है वो पूरी ज्वाला के
क्षेत्र में से सबसे गर्म क्षेत्र यही होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा यानी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यानी सोने चांदी के आभूषणों को पिघलाने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और ज्वाला जो होती है, ज्वाला की नीली लो वाला जो अदीप्त क्षेत्र होता है, इसका तापमान सबसे अधिक होता है। तो सुनार जो होता है, स्वर्णकार जो होता है, सोने चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है, उसका उपयोग करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 11वां प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप में है और ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछने की संभावना 99% है। पूछा जा सकता है आप लोगों से कि मैथमेटिकल टाइप का ऐसा क्वेश्चन। देखिए एक प्रयोग में, 11वां प्रश्न है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। यानी ऊष्मीय मान हमें ज्ञात करना है। तो भाई हमें पता है कि ऊष्मीय मान जो हम निकालते हैं, ऊष्मीय मान को हम किस में निकालते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में निकालते हैं। यानी इसकी इकाई क्या होती है ऊष्मीय मान की, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल बटा किलोग्राम। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, कोई परेशानी हमें नहीं आएगी। हमने ईंधन की मात्रा लिख ली 4.5 किलोग्राम, उत्पन्न ऊष्मा लिख लिया 1,80,000 किलो जूल, ईंधन का ऊष्मीय मान हमें निकालना है। तो देखिए ऊपर तो हम लिखेंगे किलो जूल का मान और नीचे लिखेंगे किलोग्राम का मान। प्रश्न में दोनों मान दिए हुए हैं, ये रहा किलो जूल का मान 1,80,000, नीचे रहा किलोग्राम का मान 4.5 किलोग्राम। अब जैसे ही यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो और लग जाएगी। देखिए एक जीरो और लगी। अब 4.5 यानी 45 से 180 को जब हम काटते हैं तो ये 4 बार कटता है। भाई देखिए 45 से 180 को काटा 4 बार, ठीक है। 180 को काटा है 3 जीरो, ऐसे कैसे लगा दो। अब 3 जीरो तो ऐसे कैसे लग गई, लेकिन एक जीरो 4.5 की हटाई थी अपन ने, पॉइंट हटाने पर ऊपर जीरो लगी थी, वो लग जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40,000 किलो जूल, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को पर इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को समझने में कोई परेशानी हुई है तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके और दोबारा आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न हमारे सामने है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। अरे भाई जंग लगना तो अलग बात है, दहन अलग बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए हम जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कह सकते हैं। यहां देखा आप लोगों ने कि जंग लगने का प्रक्रम दहन नहीं हो सकता, क्योंकि दहन क्या होती है, एक तीव्र प्रक्रिया है, जबकि जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, एक धीमी प्रक्रिया है। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया, इसलिए हम इसको दहन प्रक्रम नहीं कह सकते जंग लगने को। साथ ही देखिए दहन जो होता है, दहन क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, लेकिन जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, और दहन में ज्वाला भी उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न एक्टिविटी क्रियाकलाप पर आधारित है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा रमेश ने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में कोई जल रखा हुआ था, उसको गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, मोमबत्ती की ज्वाला का जो पीला भाग है उसके पास रखा, और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा।
किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल टाइप प्रश्न है। इसका प्रयोग हम करके देख सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा। क्यों होगा ये भी कारण हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है। अभी मैंने सुनार स्वर्णकार वाला एग्जाम्पल बता के आप लोगों को बताया था कि वह सबसे बाहर वाली ज्वाला को उपयोग करता है सोने चांदी के आभूषणों को पिघलाने के लिए, क्योंकि वह सबसे गर्म होता है। तो भाई रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में रखा है और ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग में रखा जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रैक्टिकल को करने के बाद में 13वां प्रश्न करने के बाद में हमारा जो सारे प्रश्न होते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों में कोई भी समस्या है तो आप लोग इनको फिर से इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए। उसका कोई आपको चार्ज नहीं लग रहा। हाँ, कुछ आपका नेट वो तो खर्च करना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप लोग इन सब प्रश्नों को आसानी से अपने नोटबुक में कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या आप लोगों को आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में सभी दोस्तों को बता दीजिए और कमेंट भी करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, आपको जैसा भी लगा है तो आप उसमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और आपको लगे कि इस चैनल पर आने वाली जो अध्ययन सामग्री है, आप लोगों को यहाँ से जो स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, अगर वो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा। बेल आइकन पे क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें ऑल वाले पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब उससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस चैनल पर जो वीडियोज आ रहे हैं आपके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर भी आप ये चाहते हैं कि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जो भी आए सबसे पहले मैं उसको देखूं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के तीनों ऑप्शन में से ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना ही होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग आप जरूर करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.